कि हम लोग देख रहे हैं कि न रेलवे बच रही है, न सार्वजनिक उद्योग बच रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति लाखों में नहीं हजारों में भी बेची जा रही है और उसका पूरा प्रभाव जो जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर है, उस प्रभाव को समझने के लिए केवल बिरसा मुंडा को ही नहीं, मधु दंडवते जी जैसे को भी याद करना जरूरी है। क्योंकि वो केवल रेल मंत्री नहीं रहे, वो वित्त मंत्री भी रहे और वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के होते हुए उन्होंने जो प्रमुख 4-5 मुद्दे देश के सामने रखे और उसको ही आधार बनाकर नियोजन होना चाहिए ये बात रखी, वो आज अनेक अनेक आदिवासी दलितों के, श्रमिकों के, मछुआरों के, सभी के जो आंदोलन चल रहे हैं उनके अहम मुद्दे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा 13 महीने का आंदोलन कोई भूल नहीं सकते। शिव गोपाल मिश्र जी जैसे रेलवे के श्रमिक संगठनों के कई सारे साथी वहां पहुंचे, ये बात भी एक विशेष थी। और आज किसान और श्रमिकों के संगठनों का जो एक समन्वय हमारा बन गया है, वो भी मधु दंडवते जी को एक प्रकार से कार्यांजली। और मधु दंडवते जी ने उस समय नियोजनाच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम स्पष्ट केला होता आणि तो आजही सर्वात महत्त्वाचा आहे। कारण विकास के नाम पर जो आज गलत प्राथमिकताएं अपनाई जा रही है, जिसके कारण अब्जाधीशों का एक दिन का की कीमत क्या बोलते हैं आय 1600 करोड़ होती है और 1600 क्या 600 भी नहीं मिलता है हमारे खेत मजदूरों को, हमारे श्रमिकों को। और मनमानी चल रही है। आज सहारा इंडिया के मनमानी के सामने 5000 ने आत्महत्या की है। किसान भी हर रोज 52 आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इस पर हर राजनीतिक दल ने और हर संवेदनशील नागरिक और नागरिक संगठन, जन आंदोलनों ने भूमिका लेना जरूरी नहीं है? कोई बोलता नहीं है ऐसे मुद्दों पर, तो फिर कॉर्पोरेटीकरण को कैसे चुनौती देंगे, ये हमें भी समझना नहीं आता है। अडानी के साथ हाथ मिलाते कोई किसी को भी हम देखते हैं तो हमारा दिल दहला जाता है, क्योंकि हिंडनबर्ग ही केवल नहीं, हम सब लोग इस देश के नागरिक अगर ऐसे कारनामों की पोल खोल नहीं करेंगे तो फिर इनके मशीन्स, इनके मैकेनिज्म्स और इनके इस प्रकार के मैनिपुलेशंस जो अर्थव्यवस्था को बेभत्स गैर बराबरी की तरफ धकेलने में सफल हो रहे हैं, उसको समाजवाद का विरोध और खिलाफती मानकर हम लोगों को मधु दंडवते जी को याद करना जरूरी है। क्योंकि समाजवाद का मुख्य मुद्दा रहा है समता और न्याय का और गैर बराबरी के विरोध का। जिस समाजवादी परिवार से मैं भी निकली हूँ, हमारे पिताजी श्रमिक जनता हिंद मजदूर सभा के रेलवे के स्ट्राइक के समय आर्थर रोड के जेल में रहे हुए और मधु दंडवते जी के साथ दिल्ली के घर में हो या मुंबई में हो एक अलग सा रिश्ता और संवाद कायम रखने वाले प्रमिला ताई भी, जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। न केवल वो आरक्षण का बिल डाला, लेकिन महिलाओं की पूरी सशक्तिकरण तो पुरुषों का जरूरी है, महिलाओं का जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति इस्तेमाल करके मृणाल गोरे जी के साथ, पारिक जी के अपनी भाभी के साथ, मंगला पारिक जी के साथ, सुधा वर्दे जी के साथ, झेलम की माँ, सभी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया, वो भी एक प्रकार से समाजवादी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसी स्थिति में ये मैं 4-5 मुद्दे आपको पढ़ के बताती हूँ, जो आज इंडिया अलायंस जैसा अगर राजनीतिक समन्वय बनता है, तो जैसे फारूक अब्दुल्ला जी बहुत ही परखड रूप से कह के गए, तो ये जरूरी है कि जनता के साथ भी हाथ मिलाना है। अपने आप में तो हाथ आप मिलाएंगे ही, हम आपको सलाम करते हैं, लेकिन जनता के साथ हाथ मिलाने के लिए हम राह देख रहे हैं कि आप कौन सा एजेंडा आप सामने लाते हैं। जाति और मजहब के नाम पर उस संख्या के गणित के आधार पर उम्मीदवार को चुनना और वोट बैंक बनाना, इसके बदले में सही मुद्दों के आधार पर ही जनता के द्वार में जाना, ये जब तय होगा तभी जाकर ये चुनाव बनेगा एक चुनौती जो अस्तित्व के मुद्दों को नकारने के लिए अस्मिता के मुद्दों को उछालने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आज इसीलिए ये नफरत छोड़ो संविधान बचाओ इस यात्रा के अंतिम दिन
30 जनवरी को पिछले साल जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था उसके तहत यहाँ भी हस्ताक्षर वाला पन्ना नहीं गुड्डी बहन ला पाई आज, लेकिन केसी त्यागी जी हाजिर थे, दानिश अली जी हाजिर थे, अरुण श्रीवास्तव जी थे, डॉक्टर सुनीलम जी थे और सीपीआई की अली राजा थी, सीपीएम के थे, तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नईम जी थे, कौन नहीं था, अनंत कुमार जी की भी यात्रा वहां पहुंची थी। तो ऐसी स्थिति में सभी सेक्युलर पार्टीज ने जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का पालन करते हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ ये संकल्प पत्र मंजूर किया है। तो नाना पटोले जी, आप बिल्कुल सही समय पर पधारे हैं। आपसे भी हम ऐलान करते हैं कि इनमें से हर मुद्दे पर आप अपनी भूमिका बनाएं, तो हम भी हमारी भूमिका बना सकते हैं आने वाले चुनाव को चुनौती मानते हुए। तो दंडोते जी ने उसी समय जो कहा था वो आज कितना अहम है, ये किसान नहीं, श्रमिक, दलित, आदिवासी सभी के आंदोलनों को महसूस हुए बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था, एक शेती आणि ग्रामीण विकास यांना अग्रक्रम देऊन त्यातून पुरेसा उत्पादक रोजगार निर्माण करणे, ज्याच्यामुळे त्या भागातील दारिद्र्य नष्ट होईल। आज ये हो रहा है। आज किसानों को उपज का सही दाम मिल रहा है। फसल बीमा के नाम पर 5 साल में 45,000 करोड़ भी कंपनियां कमाती है। किसानों के खेती में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह निर्माण के बाद बड़े बड़े कंपनियों की घुसपैठ की पूरी तैयारी आज भी है। किसान आंदोलन जीत गया, लेकिन बिल्स गेट भी जीत गया है और जीत रहा है भूमि अभिलेख का कारोबार में माइक्रोसॉफ्ट को भी लेकर, ये हम भूल नहीं सकते। दूसरा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का विकास दर स्थिर किमतीच्या सहाय्याने वाढवणे। ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हुए जिस प्रकार से और जो दर बढ़ा रहे हैं, वो तो एक एक जीवनाधार होने वाली वस्तु के दर है। ये विकास दर इनका स्थिर नहीं है। इनके जो सपने हैं वो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कंपनीकरण, निजीकरण, इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सही में लोगों की क्रय शक्ति और श्रम शक्ति को कोई महत्व नहीं देने वाले हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में अगर बदलाव लाना है तो 30% से 22% पर टैक्स लाने वालों को हम लोगों को चुनौती देनी चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि ऐसी पार्टियां कि जो समता और न्याय में मानती है, संविधान पर केवल हाथ रखकर शपथ नहीं लेती है, उन्होंने ये कहना चाहिए कि टैक्स प्रणाली बदलेंगे। कम से कम 1% सबसे धनिकों के ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो 7 लाख करोड़ रुपया हर साल सरकार की तिजोरी में आएंगे। एक बार वारसाई की संपत्ति पर अगर 50% टैक्स लगाएंगे तो 9.5 लाख करोड़ आएंगे। 17 लाख करोड़ रुपया अगर हर साल तिजोरी में आएगा तो ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है, संसद भवन बढ़ाने के लिए पैसे हैं, बड़े बड़े हाईवेज और फ्लाईओवर्स बढ़ा रहे हैं। कौन सी प्राथमिकता इस देश की अर्थव्यवस्था को आज बिल्कुल जन विरोधी बना रही है, ये समझकर दंडोते जी के उस समय के योजना आयोग की प्राथमिकता याद करना जरुरी है। समाजातील दुर्बल स्तरावर विशेष लक्ष ठेवून अन्न व पोषण सुरक्षा सर्वांना उपलब्ध होईल हे पाहणे। आज 5 किलो के लिए तड़पती है हमारी शहरी गरीब बस्तियों की महिलाएं। 15 किलो देना, उनको श्रम के आधार पर कितनी कैलोरीज का अनाज देना चाहिए। और तेल जो आज शराब से महंगा हो गया है, उस तेल को महिलाओं के हाथ में पहुंचाना दाल के साथ, ये 2013 में जो कानून लाया गया, पृथ्वीराज जी, नाना पटोले जी सब जानते हैं, हर्षमंदर जी और सभी ने उसमें भूमिका निभाई, हम सब लोग साथ हो गए। आज भी उस कानून का अमल नहीं है और उल्टी भोजन व्यवस्था केवल डीबीटी पैसे डालकर बदलने वाली है। 2024 के निकाल के बाद तय होगा। तो आज वो भी याद करना। पिण्याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, मोफत प्राथमिक शिक्षण, निवारा आणि वाहतूक यासारख्या मूलभूत किमान सेवांचा कालबद्ध पद्धतीने पुरवठा। किसको ये प्राथमिकता आज महसूस हो रही है? हमारे शहरी गरीब के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। हर शहर के गरीबों को, जो मुंबई के 60% जिन बस्तियों में रहते हैं, एक बाजू बिल्डरों के साथ लड़ते सालों निकल जाते हैं। वो शिवशाही की भी बात नहीं रही और राम राज्य तो बिल्डर शाही में है ही नहीं।
तो एक एक बस्ती में ये बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिए सौंदर्यीकरण हो रहा है मुंबई का। हर खंबे पर बिजली चमक रही है, लेकिन हमारी बस्तियों में बिजली चमकाने के लिए हमको जो जंग आज भी छेड़ना पड़ रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। एक शौचालय के लिए हमारा सिद्धार्थ नगर लड़ रहा है। आपको क्या कहूँ, उनका नाम पृथ्वीराज चौहानी है, वार्ड ऑफिसर का। तो कई बार मैं उनको फोन लगाती हूँ उनको जा, लेकिन वो बहुत अलग है। और आज हम लोग महसूस करते हैं की 5वा मुद्दा लोकसंख्या वाढीचा दर नियंत्रित करणे, पण विकासाच्या प्रक्रियेतील सामाजिक जागृती आणि सर्व थरावरील लोक सहभाग यांच्या सहाय्याने पर्यावरणाचे रक्षण करणे। बराबर उल्टा हो रहा है। 1980 का वन सुरक्षा कानून, आज अगर 3 मिनट में संसद में कानून बदलते हैं, कोई संवाद क्या बहस नहीं होने देते हैं, तो श्रम कानून बदल रहे हैं। 29 के बदले 4 कमजोर जो आज तक नहीं लाने दिए हैं श्रमिक संगठनों के संघर्ष ने। और आज हमारा जमीन जनता संघ भी जैसे कुमार मंगलम बिरला के सामने सेंचुरी का संघर्ष चल रहा है, किस प्रकार से मनमानी चलती है, फर्जी बिक्रियां खरीदियां चलती है, ये हम सब लोग देखते हुए हमको लगता है कि विकास में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, रोजगार की सुरक्षा के लिए और जीवन रक्षा के लिए जो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ऑक्सीजन से लेकर पानी से लेकर हर चीज देता है, उसके लिए जरूरी है विकेंद्रीकरण। मधु दंडवते जी का भार उसमें था। वित्त मंत्री होने हुए उनका पहला बजट औद्योगिक विकास के खिलाफ नहीं था, उसमें बहुत चर्चा बहस उस पर हुई थी, लेकिन फिर भी उनका जोर विकेंद्रीकरण पर था। तो ग्राम सभा को अधिकार है क्या? मुंबई की बस्ती सभा वार्ड सभा को अधिकार है क्या? कोई नगर सेवक एक बार वार्ड सभा लेता है क्या? इसको हम लोग जरा जांचे परखे और उसी को सशक्त करने के लिए स्त्रिया आणि समाजातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागास समाजासारखे समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटक यांना दुर्बल ठेवलं जातं, जे असंघटित नसतात, जे असुरक्षित असतात व अल्पसंख्याक यांचे सबलीकरण करून आर्थिक परिवर्तन आणि विकास यांचे तेच वाहक बनतील यासाठी प्रयत्न करणे। आज ये हो रहा है क्या? आदिवासी के नाम पर पुतले खड़े किए जाते हैं, बिरसा मुंडा और टंट्या भील, पर टंट्या भील ने ब्रिटिशों का खजाना लूटकर गरीबों को बांट दिया था। आज अगर अंबानी और अडानी का खजाना कोई लूटता नहीं है, कोई जब्त नहीं करता है, तो सरदार पटेल का पुतला खड़ा करने में क्या मतलब है? फारूक अब्दुल्ला जी चले गए, पर जो उस समय संस्थानों को शामिल करने में स्वतंत्रता आजादी का ख्याल रखते हुए जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्थान दिया, सम्मान दिया, लेकिन संस्थानों को जब्त भी किया। आज ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है। अगर इंडिया अलायंस के पार्टीज के जो प्रतिनिधि यहाँ हैं, वो अगर घोषित करेंगे कि इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और बैर बराबरी हम नामंजूर करेंगे, तो मधु दंडवते जी को खरी श्रद्धांजलि होगी। और आखिरी मुद्दा है पंचायत राज सारख्या संस्था, सहकारी संस्था, स्वसहाय्य गट यांच्या लोकसहभागातून विकास करून त्यांना सबल घडवून स्वावलंबी बनवणे। ग्राम स्वराज का गांधी जी का सपना क्या आज भी असंभव है? बिल्कुल नहीं है। पर बिचौलियापन जो लूट रहा है, एक पपीता एक सीताफल हमारे आदिवासी और किसान क्षेत्र से 5 रुपए से किलो पर लेकर जो 50 रुपया किलो पे बेचा जाता है, क्या कहे? अंबानी ने भी कितने सारे ऐसे मॉल्स में रखे हैं, न केवल मकाइया प्लास्टिक लगाकर, लेकिन खेती उपज पर करोड़ों रुपए कमाए हैं और लॉकडाउन में भी कमाते रहे हैं। तो हम लोगों को वही अर्थव्यवस्था का विकल्प जो मधु दंडवते जी ने उस समय ही दिया था, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। आज योजना आयोग नहीं है, आज नीति आयोग बन गया है, कुनीति आयोग। वही एक एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं। तो हम लोगों को किस प्रकार से ये केवल किसी आयोग पर सौंप कर नहीं, हमारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी है, ये देखकर कैसी बात उठानी चाहिए, ये बहुत अहम बात है। आखिरी मुद्दा यही है कि ये तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए आज जो जाति और धर्म का आधार लिया जा रहा है, उसमें अहिंसा की सच्चाई हम लोगों को सामने लाना जरूरी है। रोज प्रभात फेरी हो रही है, पर हमारी यात्राएं क्या लेके जाएगी गांव और गली तक? हमने अयोध्या के कुछ लोगों को लेकर देश बचाओ देश बनाओ की यात्रा की थी।
नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की 250 जिलों में जो यात्रा हुई, जिसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया था, उसको भी हम लोगों ने ये मुद्दे के साथ आगे बढ़ाया। क्या स्थिति है अयोध्या की आज और क्या इतिहास है अयोध्या का। शंकराचार्य जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो हमारे लायक नहीं है, हमको पता नहीं है धर्म की बात और धर्माचारी हम है नहीं, पर वो भी हिम्मत से बोल रहे हैं, ये भी नहीं कम। तो हम लोग सही जनतंत्र का एक एक स्तंभ बचाने में तो लगे हुए हैं, जिसको हिम्मत न लगे, जिसमें घुसपैठ नहीं हो जाए न्यायपालिका तक, न केवल माध्यमकर्ताओं तक, लेकिन साथ साथ जनता ही पहला स्तंभ है, पांचवा नहीं, पहला स्तंभ है। ये मानकर जब तक राजनीति भी आगे नहीं बढ़ती है तब तक देश में बुनियादी परिवर्तन नहीं आ सकता है। और इसलिए मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मधु दंडवते जी ने बहुत सारा संदेश, अपना जीवन ही संदेश है। ये महात्मा गांधी जी के साथ साथ जो समाजवादी मानते थे, जिनमें सुरेंद्र मोहन जी थे, जिनमें कर्पूरी ठाकुर जी थे, बैरिस्टर नाथ पै थे, इसे मन्ना थे, गोरे थे, सभी और गांधी और मार्क्स के बीच में झगड़ा, गांधी और अंबेडकर के बीच में झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें मधु दंडवते जी के लेखन से भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आज उस प्रकार की एकता जो एक बार समाजवादी समागम जी की प्रेरणा से आयोजित किया था, जिसमें कांग्रेस भी आए थे, मुझे लगता है उस प्रकार का एक समाजवादी व्यापक समागम और समन्वय जरूरी है। और इसीलिए आज के रोज जो बहुत ही महत्व का लगता है, बस वो 2 लाइनें फिर से मैं उद्धृत करती हूँ जावेद अख्तर जी की। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो, एक हमारी एक है उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो एक हमारी। मधु दंडवते जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रमिला ताई को याद करते हैं, उदय दंडवते जी को धन्यवाद देते हैं, सभी परिवारजन, रोहिणी ताई और यहाँ उपस्थित है। पर ये बड़ा समाजवादी परिवार जो आज मधु दंडवते जी को याद करते हुए समाजवाद के ही आधार पर आगे बढ़ेगा, वो संविधान में से भी सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो शब्द नहीं मूल्यों से डरने वालों को संविधान भी बदलने नहीं देगा, ये विश्वास व्यक्त करते हैं। उसके लिए जन आंदोलनों का समर्थन व्यक्त करते हैं। जिंदाबाद।